हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 7। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लेसन नंबर 6 डिस्कस कर चुके हैं और ये लेसन नंबर 7 जो है ये पार्ट होने वाला है यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 3 आपको सिलेबस में है, आप चेक कर सकते हैं जाकर ऊपर। और इसके यूज ऑल के अनुसार जो है 3 चैप्टर में डिवाइडेड है यूनिट नंबर 3। और इसका हम पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जो कि 6 चैप्टर था। अब 7 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की इन इंडिया, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो। अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है, आप बचपन से पढ़े आ रहे हो, कोई नई बात नहीं है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म होते हैं। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, बहुत सारे समाज आपने पढ़े हैं, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है। बस हमको अब वही सारी चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है जो आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होगी। अब थोड़ी सी इसको और हमें जो है डिटेल में जाना है और डिटेल में पढ़ना है। और बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी है, वो आपने ऑलरेडी जो है पढ़ी होगी, आपको जो है इतना समझाने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म क्या होते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि यहाँ पर हम जब देखते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, तो कोई भी सोसाइटी जो है चेंज होते रहती है, सोसाइटी का काम होता है चेंज होना, यहाँ पर जैसे कि लिखा है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे कि 14, 15, 16 सेंचुरी में आपने पढ़ा होगा कि यूरोप के अंदर रेनेसा आया है, अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से अपनी हिस्ट्री की बुक पढ़ी है। तो उसके बाद जो है 19th सेंचुरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए 14, 15, 16 सेंचुरी में वहाँ पर रेनेसा आ जा रहा है यूरोप में, लेकिन इंडिया के अंदर इतना लेट क्यों आ रहा है? इसके रीज़न आप समझ सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए, उन्होंने एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की। तो यहाँ के जो मेजॉरिटी जो है क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुइज्म रिलीजन जो है एग्जिस्ट करता था। अब यहाँ पर बहुत सारी जो है कहीं ना कहीं आपको इवल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेगी जो कि एग्जिस्ट करती थी। लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है मॉडर्न पॉलिसीज और एजुकेशन को एम्फोसाइज किया, और बहुत सारे आइडियाज़ जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज़ हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो थे लेकिन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अनकॉमन थे, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर आती है। और उसके बाद जो है इरेशनल बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगा, इस तरीके की चीज़ें जो है जब पता चलती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है उस टाइम पे ऐसा माना जा रहा था कि नहीं, हमें अब रिफॉर्म की ज़रूरत है। और इसकी रिफॉर्म की शुरुआत जो है, फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो है इसको माना जाता है, और टू राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय जो है क्योंकि वो ब्रह्मो समाज का स्टैब्लिशमेंट करते हैं और सती सिस्टम के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते हैं, वो हम डिटेल में और पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आप बोल सकते हो, ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पर इंडियन रेनेसा हो रहा था। इंडियन रेनेसा, रेनेसा क्या होती है? कल्चरल अवेकनिंग होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है हो रही थी। ठीक है, और लोगों को ये समझ में आ रहा था कि जो जिस तरीके के जो रिलीजन है, जो रिलीजन चला आ रहा है और जो सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर चला आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव है, और इसको समझना और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे लोग जो थे वो कंजर्वेटिव थे, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स थे, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अपोज कर रहे थे। और इसलिए जो है इसमें बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर ने बहुत अच्छा अच्छा जो है अपना रोल निभाया, और कहीं ना कहीं सोशल सोसाइटी को जो है रिकंस्ट्रक्ट करा, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उस सोसाइटी के अंदर जो है कहीं ना कहीं इतने सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने जो है बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, इसलिए हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं एक एक करके। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, लोग जो है कास्ट में, क्लास में, जेंडर में और रिलीजन बेसिस पे बटे हुए थे, और कोई भी तरीके की रैशनैलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जब राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद बहुत सारे आइडियाज़ को फैलाते हैं कि वो फैलाते हैं कि ब्रदरहुड मतलब क्या कहते हैं, हमें जो है भाईचारा रखना चाहिए, को एग्जिस्टेंस मतलब हमें जो है क्या कहते हैं एक साथ जो है रहना चाहिए, वननेस ऑफ गॉड मतलब जो है गॉड जो है वो एक ही है। और ये इस तरीके का आइडियाज़ जो है वो फैलाते हैं। जेंडर इक्वालिटी, पीस की बात करते हैं, शांति, यूनिटी, टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हारमोनी सोसाइटी की, और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की, बहुत सारी इस तरीके की बातें होती है। तो यहाँ पर इस तरीके के इनिशिएटिव्स जब इंडियंस लेते हैं, इंडियन लोग लेते हैं, तो इंडियन लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कॉन्शियस होते जाते हैं, क्योंकि पहले लोग कॉन्शियस नहीं थे। और मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे तरीके के अभी भी देखिए, अगर आप चले आ रहे हैं थोड़े बहुत जो विलेजेस के अंदर इस तरीके के सिस्टम चले आ रहे हैं। और बेसिकली सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फोर्स्ड विडोहुड, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, अनटचेबिलिटी, इस तरीके के जो है बहुत सारे जो है सोशल बहुत सारे जो है बहुत सारे हम देखने को मिलते हैं ईविल सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। तो हम एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
तो इससे पहले कि आपको मूवमेंट समझाया मतलब मूवमेंट के बारे में पढ़ाया जाए, आपको बताया जा रहा है कि मूवमेंट होता क्या है। देखिए मूवमेंट हम साइंटिफिक लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। मूवमेंट हम बोलते हैं ना कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, इसको हम मूवमेंट कहते हैं। तो ये तरीके की मोबिलिटी को मतलब एक तरीके से दूसरी जगह मूव करने को हम मूवमेंट कहते हैं। लेकिन मूवमेंट जो है अगर हम सोशल कंटेक्स्ट में बात करते हैं, जब सोशल मूवमेंट, कल्चरल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, हम जब ऐसे यूज़ करते हैं वर्ड को, तब हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग साथ में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इससे मोबिलाइज किया जा रहा है और लोगों को जो है एक चेंज लाने के लिए। तो बेसिकली मूवमेंट का इसलिए मतलब ये होता है कि मोबिलाइज करना लोगों को कुछ तरीके का चेंज लाने के लिए, ठीक है। और एक तरीके का एक्शन होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। और आज भी आप देखोगे मूवमेंट्स तो चले ही आते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद मूवमेंट्स नहीं हुए, अभी तक के मूवमेंट्स होते हैं, हर रोज़ मूवमेंट होते हैं इंडिया के अंदर। और मूवमेंट होना अच्छी बात होती है क्योंकि ये एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए जो है हेल्दी है, आप बोल सकते हो। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि मूवमेंट के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो एक मूवमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली बात तो एक मूवमेंट का कोई ना कोई आपको दिख रहा पर्पस है। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मो समाज का एक पर्पस था। ठीक है, उसके बाद है ना क्या कहते हैं आर्य समाज का एक पर्पस था। हर एक जो सोसाइटी का जो एक मूवमेंट स्टार्ट होता है उसका एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि शुरुआत हो गई पता ही नहीं करना क्या है। ठीक है, लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारे ये मूवमेंट जो है ये क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि जो है सोसाइटी में चेंज लाया जाए, ऑफ कोर्स ही बात है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करा जाए तो हर्बर्ट ब्लूमर क्या बताते हैं कि सोशल मूवमेंट कैन बी कंसीडर्ड अ कलेक्टिव एफर्ट टू एस्टेब्लिश अ न्यू सिस्टम ऑफ लाइफ। तो सोशल मूवमेंट क्या है कि एक नया सिस्टम ऑफ लाइफ, ये बोलते हैं ना पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण मतलब ये होता है कि आप नया सिस्टम जो है, पूर्ण जीवन आप बोल सकते हो कि एक नए जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उन लोग को एक नया जीवन प्रदान करना, एक नए तरीके से सोच प्रदान करना, उसको हम कहते हैं सोशल मूवमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें एर्नोल्ड एम्ब्रोस के बारे में, तो एनरोल एम्ब्रोस बताते हैं कि सोशल मूवमेंट जो है वो एक तरीके का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर क्या होता है आपको देखने को मिलेगा कि ये तरीके के सोशल मूवमेंट वो लोग नहीं करते हैं जो पावर में होते हैं, क्योंकि जो पावर में होते हैं उनको क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली जो पावर में होते हैं वो अक्सर नहीं करते और जो ऑफिशियली जो है मूवमेंट्स नहीं होते। ठीक है, और जो मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं इनऑफिशियली, जैसे इनफॉर्मली। ठीक है, अनऑफिशियली इनफॉर्मली मूवमेंट होते हैं और सब लोग एक साथ आते हैं और सब लोग जो है एक साथ आने के बाद क्या करते हैं, एक सोशल गोल बनाते हैं और उसके अंदर जो है चेंज लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें गूसफील्ड के बारे में, तो गूसफील्ड बताते हैं कि सोशल मूवमेंट जो होते हैं सोशली शेयर डिमांड होते हैं, वो चेंज इन सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्डर। तो कुछ जैसे कि एक जन ने कुछ सोच लिया तो उससे कुछ नहीं होता। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब एक चीज़ें चीज़ें सोचने लग जाते हैं और डिमांड करने लग जाते हैं तो फिर सोशल ऑर्डर में चेंज आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखिए राजा राम मोहन रॉय जब उस टाइम पे क्योंकि वो एक रिफॉर्मर थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं शुरुआत की। उस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिला, क्योंकि सती को बैन करने के लिए उन्होंने जो है अपोज किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको जो है सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने करके जो है इस्टेब्लिशमेंट किया और यहाँ तक के वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट लेके उन्होंने एंटी मतलब सब सती को बैन करने के लिए उन्होंने जो है लॉ भी पास करवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक अकेला जन जो है चेंज नहीं ला सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ये जो मूवमेंट सोशल मूवमेंट जो कि ऑर्गेनाइज हो रहे थे, ये मूवमेंट जो है किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे मूवमेंट अलग अलग टाइप के भी होते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं मतलब देखिए कुछ पीजेंट मूवमेंट्स होते हैं, हम क्लासीफाई कर देते हैं। कुछ जो होते हैं विमेन के मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, और बाकी दूसरे और भी मूवमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा कोई मूवमेंट पे कोई भी तरीके के ये क्लासिफिकेशन नहीं है, नए नए मूवमेंट नए नए टाइम पे इमर्ज होकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं कि सोशल मूवमेंट के अंदर वेरिएंट क्या है। तो वेरिएंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक तो हो सकता है कि सोशल रिफॉर्म हो, एक तो रिलीजियस रिफॉर्म हो। लेकिन आपने देखा है अक्सर जो है ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं और कभी कभी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऐसा भी यूज़ होता है। क्योंकि देखिए सोशल और रिलीजियस जब आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में जो है सोशल और रिलीजियस कस्टम्स इतने हद तक के इंटरवीन्ड है कि अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट को चेंज करने जाओगे तो अल्टीमेटली जो है सोशल रिफॉर्म में जो है अफेक्ट पड़ेगा।
तो इसलिए हर सोशल रिफॉर्मर बात करता है पहले रिलीजियस में रिफॉर्म लाने की, उसके बाद जो है सोसाइटी में रिफॉर्म लाने की। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बात की जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया के केस में जो है सोशल इंस्टीट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन दोनों भी साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। और जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बताती है कि रिफॉर्म रिफॉर्म क्या होता है, मतलब होता है चेंज लाने को बोलते हैं रिफॉर्म। अगर आप मैरियम वेबस्टर की डेफिनेशन की बात करो तो मैरियम वेबस्टर डेफिनेशन बताती है डिक्शनरी की इम्प्रूवमेंट करना फॉल्ट को करेक्ट करते हुए, ठीक है। और साथ साथ जो है अगर हम बात करें प्रोफेसर एम एस गुरे की, प्रोफेसर एम एस गुरे एक सोशलॉजिस्ट है, आपने इनका नाम सुना होगा, आपको याद नहीं आ रहा होगा, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में करके कि ये कौन है। तो प्रोफेसर एम एस गुरे जो है वो बताते हैं कि सोशल रिफॉर्म के अंदर डेलिब्रेट एफर्ट होता है जिससे लोगों की एटीट्यूड में चेंज लाया जाता है। लोगों के एटीट्यूड में जो है चेंज लाना इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि लोगों के एटीट्यूड जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सालों से जो है वो बने हुए रहते हैं ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड। उसमें चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि पत्थर में आप अगर क्या कहते हैं, पत्थर में अगर आप जब कोई भी तरीके का बोलते हैं ना, जैसे पत्थर है उसमें आपको अगर उसमें से पानी निकालना है, ऐसा कहते हैं मुहावरा, तो आपको एक चोट से काम नहीं चलता, आपको 1000 चोट देनी पड़ती है। और वैसे ही सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं। तो इंडिया के केस में भी बहुत सारे जो है आपको रट जाना चाहिए था अभी तक के मूवमेंट, क्योंकि बार बार यहीं पर हर जगह जो है यही मूवमेंट के बारे में मेंशन किया जा रहा है। जैसे कि एबॉलिशन ऑफ सती, प्रमोटिंग वुमेन एजुकेशन, एडवोकेटिंग वुमेन राइट्स, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और बहुत कुछ। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि सोशल मूवमेंट जो होता है, सोशल मूवमेंट जो है वो इसलिए लाया जाता है क्योंकि सोसाइटी में ऐसी प्रैक्टिसेस चली आती है जो कि बिल्कुल काम की नहीं है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट हो रही है, ठीक है। और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चाहिए, तो उसके लिए जो है हम सोशल मूवमेंट लाते हैं। अब मूवमेंट्स के अंदर हम जो है कुछ तरीके की क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो देखिए, एक होते हैं हमारे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स और एक होते हैं हमारे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स। वैसे मूवमेंट्स को और ज़्यादा अलग अलग तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट। अब रिफॉर्मिस्ट मतलब देखिए जो सोसाइटी में रिफॉर्म ला रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि क्या कहते हैं ब्राह्मो और प्रार्थना समाज। और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आपको पता होगा आर्य समाज में स्वामी विवेकानंद जी। तो उसके बाद क्या बताया जाता है इस रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में कि जो आपके रिलीजन के अंदर जो फॉल्ट है आप उसको ठीक कर दो, ठीक है, रिवाइवल करो। तो इस तरीके की चीज़ें आती है कि रिलीजन में जो फॉल्ट है उसको आप जो है ठीक करो, और जो है क्या कहते हैं रिलीजन के फॉल्ट को ठीक करते हुए जो है आप उसको फॉलो करो। तो इस तरीके के मूवमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे 18 और 19th सेंचुरी में। लेकिन पहले हमें मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा सबसे मेजर इविल जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था 1819 नहीं 2000 सालों से या उससे भी पहले से, वो ये था कि रिजिड कास्टिज्म सिस्टम, जो कि एक तरीके का इविल था जिसमें हिंदू रिलीजन के अंदर ये बताया जाता था टेक्स्ट में कि आपको सोसाइटी को डिवाइड करके रखना है बाय ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। ऑर्डर मैंने गलत बोला है लेकिन समझ जाइए आप। तो उसमें चारों जो है ब्राह्मण जो है सुप्रीमेसी एंजॉय करते थे, शूद्र जो थे वो हायर करी में सबसे लोएस्ट थे, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। और जो है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। फिर भी आज भी जो आपको कहीं कहीं पर ये चीज़ देखने को मिलेगी, उनको राइट टू एजुकेशन तक नहीं दिया जाता था और शूद्र को जो है बहुत ज़्यादा चैलेंज किया जाता था, उनका सर्वाइवल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और इसके टेक्स्ट आपको जो है रिलीजियस रेफरेंसेस में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पुरुष सूक्ता वर्ड्स मिल जाता है जो कि आपको चैप्टर नंबर 10 वर्ड्स नंबर 90 ऑफ ऋग्वेद में मिल जाता है। 90 वर्ड्स नंबर 12 में मिलता है कि द ब्राह्मण वॉज हिज माउथ ऑफ बोथ हिज आर्म वॉज द यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो ब्राह्मण आता है, उसके बाद आता है हमारा क्षत्रिय, उसके बाद आता है हमारा वैश्य, और उसके बाद जो है शूद्र जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम दिस फीट। तो यहाँ पर जो है आपको पुरुष सूक्ता का जो है वर्ड्स मिल जाएगा। उसके बाद आपको मनुस्मृति के अंदर भी चैप्टर नंबर 4 99 वर्ड्स में मिल जाता है कि ही मस्ट नेवर रीड द वेदास इन द प्रेजेंस ऑफ द शूद्रास। मतलब जब एक जो ब्राह्मण है उस टाइम पर लिटरेट हुआ करते थे, लेकिन अगर वो शूद्र के सामने वेद नहीं पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान कैसे होगा। तो उनको मना किया गया था कि आप जो है क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए ऋग्वेद का कंपोजिशन अराउंड 1500 बीसी के टाइम पे समझा जाता है, और जो हमारा मनुस्मृति का कंपोजिशन है वो समझा जाता है एट द टाइम ऑफ 200 बीसी। तो ये इसमें बताया गया है कि मनुस्मृति में बताया गया है कि इसके सामने वेदा नहीं पढ़नी है, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ तक के नहीं, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कि मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 272 में बताया जाता है कि अगर शूद्र जो है पढ़ने की कोशिश करे, रिलीजन पढ़ने की या सिखाने की कोशिश करे ब्राह्मण को, तो किंग को जो है बर्निंग ऑयल मतलब जलता हुआ तेल जो है उसके माउथ में और ईयर्स में डाल देना चाहिए। तो ये भी हमको मनु से मिलता है, मनुस्मृति से मिलता है, जो कि चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 272 से मिलता है। तो इस तरीके के आप मेंशन कर सकते हो एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को, ताकि जो है आपको जो है थोड़े से आप एक्स्ट्रा मतलब आपको जो है इन्फॉर्मेशन है तो वो आप जो है शो कर सकते हो टू द एग्जामिनर। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ऋग्वेद, मनुस्मृति। और इसके अलावा आपको जो है अगर आप और थोड़ी रिसर्च करोगे तो आपको छंदोग्य उपनिषद और बाकी सारी शतशत उपनिषद, बाकी सारी चीज़ों में भी आपको बहुत सारी चीज़ें, अथर्ववेद, सामवेद, आपको उसमें भी जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे जो है टेक्स्ट जो है वो मिल जाएंगे। अब यहाँ तक कि हमारा जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक, वो ये है कि किस तरीके से विमेन के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी इन टर्म्स ऑफ, और डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता था, जेंडर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी की जब बात की जाती है विमेन के अगेंस्ट, तो भी हम यहाँ पर जो है कुछ रेफरेंसेस देखते हैं। तब हमको पता चलता है कि किस तरीके से उस टाइम पे विमेन को जो है बहुत सारे सोशल और कल्चरल माल प्रैक्टिसेस, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, डॉरी सिस्टम, देवदासी ट्रेडिशन और डॉरी, इस सब चीज़ों के थ्रू जो है गुजरना पड़ता था। ठीक है। उसके अलावा जो है विमेन जो है एक्सप्लॉयटेटिव थी, ह्यूमिलेटेड होती थी बाय मैन। और ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ रेफरेंस के अंदर से, तो आपको देखने को मिलेगा कि मनुस्मृति में मनु बताते हैं इन द वर्स चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 11, वाइस मैन शुड मैरी ओनली women who are free from body defects with beautiful names, grace, gait like an elephant, moderate hair on the head and body, soft limbs and small teeth। तो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके का सेक्सिस्ट रिमार्क दिया गया है अगेंस्ट विमेन। उसके अलावा यहाँ पर मनु बताते हैं किस तरीके से चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 78 में, शी हु डिसरिस्पेक्ट टू अ हस्बैंड हु इज एडिक्टेड टू सम इविल पैशन is a drunkard or disease shall be deserted for 3 months and be deprived of her ornaments and furniture। मतलब अगर कोई भी विमेन अगर अपने हस्बैंड को क्या कहते हैं डिसरिस्पेक्ट कर रही है, जो कि क्या कहते हैं एडिक्टेड हो किसी भी इविल चीज़ से, तो वो उसको 3 महीने तक के आप जो है एग्जाइल कर दो। तो बेसिकली कितनी जो है बायसनेस आपको देखने को मिलेगी विमेन के ऊपर। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि इंडियन ट्रेडिशन में आपको जो है विमेन के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेटिव चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करते हैं कि इस टाइम में जो है इंडिया जो है अब एक ऐसा टाइम था जब इंडिया जो है अपने कल्चर को जो है समझने की कोशिश कर रहा था। इंडिया जो है कोशिश कर रहा था कि इस तरीके से जो है वेरियस डेवलपमेंट जैसे कि हो रहे थे इंडिया के अंदर। तो इंडिया देखने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो पुराना कल्चर है, रिलीजन है, हिस्ट्री है, वो किस तरीके से है। और इस टाइम पे ऐसा भी हो रहा था क्योंकि इंडिया में जो है इंग्लिश एजुकेशन और मिशनरी आए थे, तो वो लोग जो है लिबरलिज्म, एजुकेशन, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिल रहा था वेस्टर्न चीज़ों का। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने जो लेजिस्लेशन का सिस्टम निकाला, हमारे इंडिया में वैसा सिस्टम था नहीं जैसा आज है। मैंने आपको पहले भी इसके पहले वाले चैप्टर्स में समझाया था रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये जो सिस्टम हमको देखने को आज मिलता है, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की तरफ से हमारे पास आया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वेरियस सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स। तो हम इसको धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि राजा राम मोहन रॉय जो है वो सती सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होते हैं, ये आपने इतना सुना होगा, लेकिन आपने डिटेल में इनके बारे में कभी आपने सुना नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहलाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, या फिर फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्मर कुछ भी कहला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है कि वो बताते हैं कि उस टाइम पे वो बताते हैं, एक वो किताब लिखते हैं, उसमें बताते हैं तोहफतुल मुवाहिदीन। मतलब वो बताते हैं कि अ गिफ्ट टू द डीस्ट। मतलब वो बताते हैं कि वो जो हिंदुज़्म जो रिलीजन होता है, जिसमें बताते हैं कि जो आइडल सिस्टम होता है, जो आइडल प्रैक्टिसेस होती है, मूर्ति पूजा, इन सब को रिजेक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि इस तरीके का रिलीजन नहीं होना चाहिए, ये सब इरेशनल रिलीजियस बिलीफ जो है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस जो हिंदू कर रहे हैं, वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि वो 1814 के अंदर जो है आमित्य, यहाँ 1814 के अंदर वो आमित्य सभा बनाते हैं। आत्मीय सभा बनाते हैं, सॉरी, आत्मीय सभा मतलब होती है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है।
वो मतलब तब उसकी जर्नी शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर डिस्कस करते हो और फिर आप जो है एक तरीके की सोसाइटी बनाते हो, तो वो उस टाइम पे अपना सोशल रिफॉर्मर का काम शुरू करते हैं। और वो ये बताते हैं कि वो बताते हैं कि किस तरीके से ये जो जितनी भी चीज़ें चल रही है, जो मीनिंगलेस रिचुअल्स चल रहे हैं और बाकी सारी परेशानियां चल रही हैं, वो सबको कैसे ख़त्म करना है। देखिए, देखा जाए तो राजा राम मोहन रॉय एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, उनके पास सब कुछ था। उनके पास मतलब पैसा दौलत सब कुछ था, एक वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए थे। उनको संस्कृत में वो बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको जो है आता था, संस्कृत उन्हें बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इंग्लिश सीखी, ग्रीक सीखी, हेब्रू सीखी, अरेबिक सीखी, पर्शियन सीखी और फ्रेंच और लैटिन भी सीखी। और फिर उन्होंने बुक्स लिखी, बंगाली, हिंदी, संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, इन सारी चीज़ों में उन्होंने बुक लिखी। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट रिलीजन को स्टडी किया। इसके अलावा उन्होंने जो है क्या कहते हैं बहुत सारी स्टडी, जैसे कि हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़्म, ये रिलीजन को उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बहुत सारी जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में जिस तरीके की हिंदुज़्म में जो आइडोलेटरी प्रैक्टिसेस चल रही है, उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उनकी इस बुक में, तोहफ़तुल मुवाहिदीन। और उसके बाद वो जैसे कि परसेप्ट ऑफ जीसस 1822 1820 में पब्लिश करते हैं। उसमें वो क्रिश्चियनिटी में जो बताया जाता है कि जो क्राइस्ट है वो की इनकारनेशन है ऑफ गॉड को, उसको भी रिजेक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि क्रिश्चियनिटी में जो बताया गया है ये गलत है, और वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो मैसेज आया था, न्यू टेस्टामेंट के अंदर जो मैसेज आया था उसको चेंज कर दिया गया है। और साथ-साथ वो बताते हैं सोशल रिफॉर्म, वो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए ब्रह्मो सभा का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो आपने अभी तक के राजा राम मोहन रॉय के बारे में इतना सब कुछ नहीं पढ़ा होगा। आपने सिर्फ ये पढ़ा होगा कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं, और आपने पढ़ा होगा कि सती सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते हैं। वो सिर्फ सती सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, बल्कि हिंदुइज्म के अंदर जितनी भी इर्रेशनल रिलीजियस बिलीफ्स हैं उन सबको रिजेक्ट करते हैं। और वो बोलते हैं कि मुझे एक मतलब इस तरीके का रिलीजन चाहिए जो नेचुरल रिलीजन है, मतलब इस तरीके के रिलीजन नहीं चाहिए जैसे कि हिंदुइज्म में और क्रिश्चियनिटी के बारे में वो बुक लिखकर जो है उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये जो बुक है ये और साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। वो अट्रैक्टेड थे टुवर्ड इस्लाम मोनोथिज्म। और वो जो है क्रिटिसाइज करते थे कि जिस तरीके से जो हिंदुइज्म है वो जिस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, जो पॉलीथिज्म की प्रैक्टिसेस हैं, उनको वो क्रिटिसाइज करते थे। और वो मानते थे कि एक सिंगल यूनिटेरियन गॉड है। और साथ साथ वो जो क्रिश्चियन जो ट्रीनेटलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, यानी तीन गॉड को प्रैक्टिस करते हैं, उसको भी जो है वो कहीं न कहीं रिजेक्ट करते थे। और वो बिलीव करते थे कि मोनोथिज़्म जो है वो मोनोथिज़्म से जो है एक ऐसा मॉडल बनेगा जिसमें पूरी तरीके से इंसानियत जो है वो आ जाएगी। और साथ-साथ वो ये भी बताते हैं कि हर तरीके की जो भी तरीके की जितनी भी तरीके की जितनी भी सोशल इविल्स है उसकी सोसाइटी में से एरेडिकेशन की बात करते हैं। और वो इक्वालिटी की भी बात करते थे। और इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। मैं आपको बुक्स के नाम जो है कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। तोहफ़तुल मुवाहिदीन लिखी थी, वेदांत ग्रंथ लिखी थी, और उन्होंने साथ साथ वेदांत सार, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, और उसके साथ मुंडक उपनिषद, और उसके बाद है ना द परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, बंगाली ग्रामर, द यूनिवर्सल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, गॉड या व्याकरण, और ऐसी बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी थी। इसी के अलावा राजा राम मोहन रॉय उन्होंने जो है फ्री प्रेस, मतलब फ्री प्रेस के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई की, और चार्ल्स मेटकाफ जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको जो है उन्होंने फोर्स करके जो है 1835 में फाइनली उन्होंने प्रेस को लिबरेट करवा दिया। मतलब प्रेस जो है इंडिपेंडेंट बनवाने में भी उन्होंने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ साथ वो क्या करते थे, दो न्यूज़पेपर को एडिट भी करते थे जिनका नाम था संबाद कामुनी और मिरातुल अकबर, इन बंगाली एंड पर्शियन। तो दो अलग अलग लैंग्वेज में, बंगाली और पर्शियन में, वो अपने न्यूज़पेपर को जो है एडिट भी करते थे। तो इस तरीके से इसलिए उन्हें फादर ऑफ जो है क्या कहते हैं इंडियन रेनेसा कहा जाता है। और वो यही बताते हैं कि किस तरीके से जो है बहुत सारे जो क्योंकि उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल था, बहुत सारे अनजस्ट प्रैक्टिसेस क्योंकि इंडिया में थी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत सारी मेहनत करते हैं। वो जो है राजा राम मोहन रॉय स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे मोनोथिज्म, मतलब वो मानते थे कि एक ही जो है क्या कहते हैं गॉड है, उस चीज़ पे वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट करते थे। और पॉलिथिज्म को स्ट्रिक्टली जो है वो अपोज करते थे। और वो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि वो बताते थे कि किस तरीके से वेद और उपनिषद को वो ट्रांसलेट करते थे बंगाली में, और बताते थे कि हिंदू टेक्स्ट में भी मोनोथिज्म की बात की गई है, लेकिन अभी जो हिंदू जो है वो क्या पॉलीथिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसलिए वो बताते थे कि किस तरीके से एक यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए और एक सुप्रीम गॉड को मानना चाहिए।
और इस चीज़ पे वो जो है एम्फोसाइज करते थे। इसके अलावा बात की जाए तो उन्होंने जो है द हिंदू कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट किया, द सिटी कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट किया, वेदांत कॉलेज का और इंग्लिश स्कूल का भी स्टैब्लिशमेंट किया कलकत्ता में, जो कि इंडियन क्लासिकल फिलोसफी और वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस सिखाती थी। ठीक है। और उन्होंने जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस लाए। उनका मानना था कि हमें जो है साइंटिफिक अप्रोच, देखिए राजा राम मोहन रॉय के नाम पे जो है आज भी एक जो है साइंटिफिक अप्रोच, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी जो है राजा राम मोहन रॉय से इन्फ्लुएंस थे, और जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस थे। ब्रिटिशर्स के अलावा वो इस्लाम से भी इन्फ्लुएंस थे, और वो वन आइडिया ऑफ वन गॉड पे बिलीव करते थे। दूसरी चीज़ ये आती है कि राजा राम मोहन रॉय जो थे उस टाइम पे उनका जो है क्या कहते हैं उनका अप्रोच ये था, क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिली थी। तो उनको पता था कि अगर एजुकेशन नहीं मिली तो एजुकेशन नहीं मिलने के कारण लोग जो है क्या कहते हैं गलत प्रैक्टिसेस करेंगे, इसलिए वो चाहते थे कि जो गलत प्रैक्टिसेस है उसको ख़त्म किया जाए, इसलिए वो एजुकेशन पे भी इम्फोसाइज करते थे। और राजा राम मोहन रॉय से इन्फ्लुएंस होकर ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ तक के, आप देखोगे उनके वहाँ पर एक टाउन है ब्रिस्टॉल करके, वहाँ पर उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के लिए टॉम बनवाया है। और क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय जो थे वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे आइडोलेट्री के। आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे, और इसलिए उन्होंने अपनी किताब में जो है, जो कि तोहफतुल मुवाहिदीन जो उन्होंने किताब लिखी थी, अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, तो उन्होंने किताब लिखी थी, तो उन्होंने उसमें बताया था कि वो किस तरीके से जो है इस जितनी भी आइडोलेट्री है उसके अगेंस्ट है। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो है उन्होंने जो है बहुत सारे टेक्स्ट जो है ट्रांसफर करके ट्रांसलेट करके बताया है कि किस तरीके से वेद में और उपनिषद में जो है किस तरीके से मोनोथिज्म का जो है मेंशन मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि यहाँ उनसे जो है इंस्पायर होकर जो एक मैंने आपको भी बताया, एक रोड भी जो है क्या कहते हैं वहाँ पर जो है बनवाया जाता है इन द नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो राजा राम मोहन रॉय वहीं जाकर बिताते हैं, और 27 सितंबर 1833 में उनकी डेथ हो जाती है ब्रिस्टॉल में ही। वो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इविल सोसाइटी थी, और इसलिए वो जो है परेशान होकर वहाँ पर जाके रहने लग गए। और साथ साथ जो है वो भले ही उस टाइम पे इतने सारे उनके अंदर टैलेंट थे, इतने सारे उन लैंग्वेजेस को जानते थे, और इतनी सारी उनको सोसाइटी बनाने के बावजूद उनको जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला इंडिया के अंदर। और उनके क्रिटिसिज्म में ही जो है ब्रह्मो समाज के कॉन्ट्ररी में जो है कि किस तरीके से धर्म सभा बनाई गई और उनको जो है चैलेंज किया गया। यहाँ तक कि उनके जो है डेथ थ्रेट के भी उनको जो है डेथ थ्रेट्स दिए जाते थे, उनको जो है क्या कहते हैं बोला जाता था कि किस तरीके से जो है उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन इसके चलते जो है उन्हें इंडिया छोड़कर जाना पड़ा टू ब्रिटेन, ब्रिस्टॉल में रहने के लिए। तो जैसे कि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है, जैसे कि छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2, श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19, और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32, ये सारी चीज़ों को मेंशन करके भी राजा राम रोहन रॉय जो है बताया करते थे कि नातस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब उसमें मेंशन किया गया है कि ऑफ दैट गॉड देयर इज नो पिक्चर, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो आइडल। तो उस चीज़ को मेंशन करके एम्फोसाइज करने का काम राजा राम मोहन रॉय का था, ताकि जो इंडियंस थे उस टाइम पे समझ जाएं। लेकिन इंडियंस जो है क्या कहते फिर भी उनको काउंटर करते थे, और इंडियंस जो है फिर भी जो है उनकी बातों को नहीं रिस्पेक्ट करते थे। सेकेंडली वो है वो बताते हैं कि किस तरीके से वो बताते थे कि कॉपरेशन ऑफ थॉट, आपस में कॉपरेशन रखना चाहिए और ब्रदरहुड रखना चाहिए एक दूसरे नेशंस के साथ। और साथ साथ वो बताते हैं कि सारे नेशन चाहे छोटा हो बड़ा हो वो सब इक्वल होना चाहिए। साथ साथ इसके बाद जो है और भी बहुत सारी बातें हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में, वो जो ब्रह्मो समाज का फाउंडेशन करते हैं। और 1828 के अंदर देखिए ब्राह्मो समाज का लिटरल टर्म क्या होता है, ब्राह्मो का मतलब होता है वन हु वर्शिप्स ब्राह्मण। ठीक है। और ब्राह्मो समाज का मतलब होता है द सोसाइटी ऑफ गॉड। लेकिन इसके अंदर जो है ब्राह्मो समाज के अंदर वो ये क्रिएट नहीं करना चाहते थे, वो ये क्रिएट ब्राह्मण को वो इम्फेसाइज नहीं क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि वो खुद कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है। वो बताना चाहते थे कि उनका ये जो एम ये नहीं था कि ब्राह्मो समाज से वो कोई एक तरीके का जो है सोसाइटी ऑफ गॉड क्रिएट करें, बल्कि उनका मिशन ये था कि वो वन गॉड के ऊपर इम्फोसाइज करें। ठीक है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं वो सबको ये रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि हम सब के सब जो है एक ही गॉड के
जो है एक ही गॉड से है, और इसलिए वो चाहते थे क्योंकि सारे रिलीजन की जो ब्रह्मो समाज था, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा होगा आपको कि ब्राह्मण का समाज है, बल्कि ऐसा नहीं था। इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने पूरी तरीके से एंट्री ओपन रखी थी, जो कोई भी रिलीजन, कास्ट या क्रीड का पर्सन जो है इसको ज्वाइन कर सकता था। और ये इस तरीके का मूवमेंट था जो कि ये पहला ऐसा मूवमेंट था हिंदू मूवमेंट था जिसके अंदर बहुत सारे तरीके का रिफॉर्मेशन जो है शुरू किया गया था। और साथ-साथ बाद में भी बहुत सारे लीडर्स जो है इसके साथ जो है कंटिन्यू करते, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय के बाद द्वारकानाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बहुत सारे इसमें बाद में भी जो है आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने ब्राह्मो समाज में जो है जॉइन किया। और इसके अंदर जो है ब्राह्मो समाज के कुछ आपको अगर कोर प्रिंसिपल्स पूछे जाएँ तो आप क्या बताओगे? ठीक है? तो ब्राह्मो समाज पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट सबके लिए ओपन है। ब्राह्मो समाज के अंदर दूसरी चीज़ की एक गॉड की जो है क्या कहते हैं, एक गॉड को जो है मानने के लिए एम्फसाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ आपको जो है प्रिंसिपल्स और ज़्यादा लिखे हुए हैं, वो बताते हैं कि जो भी प्रैक्टिस होती है आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, और साथ साथ ब्राह्मण की सुप्रीमेसी, इसको जो है ख़त्म करनी है। राजा राम मोहन रॉय जो है वो है ना बताते हैं यहाँ तक कि वो बताते हैं कि जो प्रीस्टली क्लास है, क्योंकि उस टाइम पे यही होता था कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो जो भी बोल दिया करते थे वो रिचुअल्स जो है उनको फॉलो कर लेते थे। तो इसलिए वो बोला जाता था कि राजा राम मोहन राय बोलते थे कि हमें जो है क्या कहते हैं, जो प्रीस्टली क्लास जो बोल रहा है वो चीज़ें नहीं सुनते हुए हमें खुद को एजुकेटेड होना चाहिए और समझना चाहिए, और हमारे खुद के बेसिस पे हमें जो है हमारा रिलीजन जो है वो इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है। ठीक है? और हमें जो है जो भी हमारे रिलीजन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जो है क्या कहते हैं हटाना चाहिए, और हमें खुद ही जो है इतना इंटेलेक्चुअल बनना चाहिए ताकि हम हमारे रिलीजन को समझ सकें। ठीक है? और जिस तरीके से बहुत सारे तरीके से जो है बताया जाता है कि इनकार्नेशन ऑफ गॉड है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है अवतार में रूप में जो है उतर कर आई है, जैसे कि वो सबको जो है राजा राम मोहन रॉय डिस्कार्ड कर देते हैं। और जितने भी एंशियंट टेक्स्ट जिसमें हिंदूज के जितने भी एंशियंट टेक्स्ट है जिसमें पॉलीथिज्म की बात की जाती है उन सबको डिस्कास कर देते हैं, और जिन टेक्स्ट के अंदर जो है क्या कहते हैं मोनोथिज्म की बात की गई थी उनको जो है वो क्या कहते हैं एम्फसाइज करते हैं। और साथ साथ जो है वो टेम्पलेट्स को जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं जो भी टेम्पलेट्स बांटते हैं उस टाइम पे, ताकि वो अपना जो है प्रचार कर सके और वो बता सके कि किस तरीके से आपको जो है मोनोथिज्म पे विश्वास रखना चाहिए। उनका मकसद था कि जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाए और ह्यूमैनिटी को बढ़ावा दिया जाए, और जो इंडियंस जो कि बटे हुए थे पूरी तरीके से, और उनके पूरे इंडियंस को एक साथ लाकर वो चाहते थे कि कॉलोनिज्म के खिलाफ जो है वो लड़ाई करें। ठीक है? और कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी का फॉर्मेशन भी करना उनका जो है एम था। उसके बाद वो जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ पे फोकस करते थे, जैसे कि काइंडनेस, उसके अलावा बेनेवलेंस, और जितने भी सोशल और रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हैं उनको सबको साथ में आकर भाईचारा जो है प्रमोट करना चाहिए, इस चीज़ पे भी वो प्रमोट करते थे। सेकेंडली ये कि जो रैशनल इंक्योरी है, मतलब हाँ कोई भी रिलीजन को आप रैशनैलिटी से देखो, और जो भी चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है उसको आप जो है फॉलो मत करते जाओ, बल्कि आप जो है चीज़ों को देखो और समझो, उसके बाद ही जो है किसी चीज़ को फॉलो करो। सेकेंडली जो एज ओल्ड सोशल टैबूज चले आ रहे थे जो कि विमेन के रिगार्डिंग, उस चीज़ को भी जो है वो ख़त्म करने की बात करते हैं और जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। और साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि विमेन जिस तरीके से सती सिस्टम के अंदर जो है बंधी हुई है, और उसके अलावा इंटर कास्ट मैरिज उस टाइम पे जो है अलाउड नहीं थी, क्यों? ताकि कास्ट लाइंस जो है वो ब्लर ना हो सके, तो उसको जो है वो प्रमोट करते हैं कि इंटर कास्ट मैरिज होना चाहिए। और वीमेन को एजुकेट करने के लिए भी जो है वो एम्फसाइज करते थे। और यहाँ तक कि बम्बोधिनी पत्रिका शुरू की गई थी ब्रह्मो समाज के एक्टिविस्ट द्वारा, ताकि वीमेन के जितने भी इश्यूज है उसको हाईलाइट किया जाए। और साथ साथ ऑफ कोर्स ही बात है, सती सिस्टम के लिए तो सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं मतलब राजा राम मोहन रॉय, बिकॉज उनके एफर्ट्स की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 के अंदर एंटी सती एक्ट या फिर एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट जो है वो पास किया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कि विडो रीमैरिज के ऊपर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज किया था। और जितनी भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि सेक्रीफाइसेस, ऑफरिंग्स, आइडियल वर्शिप, उन सबको जो है उन्होंने ख़त्म करा, और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर करिए, मेडिटेशन करिए और स्क्रिप्चर रीड करिए, और साथ साथ सारे रिलीजन को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हुए बल्कि उनको रिस्पेक्ट दीजिए, और साथ साथ जो है एजुकेशन की तरफ उन्होंने जो है अपना कदम बढ़ाया। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन की, तो होता ये है कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों को जो है कोई भी चीज़ अच्छी सिखाई जाती है तो उन्हें पसंद नहीं आती। वैसा ही होता है कि कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज राजा राधाकांत देव
शुरुआत करते हैं धर्म सभा की 1830 के अंदर, और जो कि क्या कहते हैं ब्राह्मो समाज को अपोज करती है और बोलती है कि नहीं, हम हमारा जो सती सिस्टम है उसको भी चलने दो और जो रिलीजन जैसा चला आ रहा है उसको चलने दो। और जब राजा राम मोहन रॉय जब ब्रिस्टॉल चल जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मुझे इंडिया में नहीं मरना, क्योंकि देखिए आपको पता है कि एक हिंदुज़्म में एक जो है लॉ है, मैंने आपको ऊपर बताया था कि ओवरसीज जो है आप ट्रैवल नहीं कर सकते। इसलिए राजा राम मोहन रॉय जो है उस चीज़ को कॉन्ट्ररी करने के लिए भी ये कहीं ना कहीं ब्रिस्टॉल जाते हैं और वहाँ पर मरना पसंद करते हैं, और वहाँ पर भी जो है उनका टॉम है। तो दूसरी चीज़ वो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि, और दूसरी चीज़ ये भी है कि उनके बाद जो है इतना एनलाइटन पर्सन नहीं थे, इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं थे जो कि ब्रह्मो समाज को जो है एक फिगर दे सके। इसलिए जो है कहीं ना कहीं उस टाइम पे ब्रह्मो समाज डिक्लाइन हो जाता है। 1833 में उनकी डेथ हो जाती है, और उनके बाद के जो लोग हैं वो जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। जो लोग ज्वाइन करते हैं उस मूवमेंट को, उनकी भी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम राजा राम मोहन रॉय। इसलिए कहीं न कहीं ये मूवमेंट जो है इतना ज़्यादा फैल नहीं पाता है। लेकिन ये मूवमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, और इसमें रैशनल थॉट्स और लिबर्टी और आइडिया, जस्टिस, इक्वालिटी जैसे आइडियाज़ का जो है स्प्रेड होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट समाज के बारे में, जो कि प्रार्थना समाज है। तो प्रार्थना समाज की पहले जो है एक तरीके की जो है परमहंस सभा स्टैब्लिश हुई थी। ये सीक्रेटली काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब ब्राह्मो समाज स्टैब्लिश हुआ तो इतना ज़्यादा उनको जो है फेस करना पड़ा राजा राम मोहन रॉय को, डेथ थ्रेट वगैरह। तो इसलिए जो है वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए परमहंस सभा जो है, उससे पहले जो है एक परमहंस सभा जो है फॉर्म हुई थी 1849 के अंदर, और वो सीक्रेटली काम करती थी। सीक्रेटली काम करती थी क्योंकि वो लोगों से कन्फ्रंट नहीं करना चाहती थी जो कि ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, ठीक है। और परमहंस सभा के अंदर जो है वहाँ पर जो है बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स जो है वो निकल कर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ज्योतिबाई फूले, और जो आरजी भंडारकर का नाम आपने सुना होगा। और वो बताते हैं कि जिस तरीके से लोग जो है अंधे होकर जो रिचुअलिज्म कर रहे हैं, सुपरस्टिशन को मान रहे हैं और इन ह्यूमन रिलीजियस कस्टम को मान रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो सारी चीज़ें उठकर आती हैं। लेकिन क्योंकि वो है ना नहीं चाहते थे कि ऑर्थोडॉक्स लोग जो है उनको जो है अपोज करे, इसलिए वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल छुप कर करा करते थे। लेकिन कुछ का सालों बाद ये होता है कि परमहंस जो होती है, परमहंस सभा जो है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाती है, क्योंकि इसके बाद जो है 1867 के अंदर प्रार्थना समाज आ जाती है। प्रार्थना का मतलब होता है प्रेयर, तो प्रेयर सोसाइटी आ जाती है, और ये आत्माराम पांडुरंग के अंदर लीडरशिप के अंदर आती है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एक्चुअली में फिजिशियन थे, ठीक है, और साथ साथ वो सोशल रिफॉर्मर भी थे। और देखा जाए तो वो जो है क्या कहते हैं एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, और साथ में उनके कुछ दोस्त भी हुआ करते थे, जैसे कि केशव चंद्र सेन, ठीक है, जो कि ब्रह्मो समाज के लीडर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है ना क्या कहते हैं मतलब उन लोगों का इस तरीके का ग्रुप था जो ये फॉलो करता था कि हमें लिबरल वैल्यूज़ जो है उसकी तरफ ध्यान देना है, और हमें जो है किस तरीके की जो वैल्यूज़ चली आ रही है उन सब चीज़ों को हमें हटाना है। तो इसके अंदर विष्णु शास्त्री बापट, कृष्ण शास्त्री चिपलुंकर, जगन्नाथ शंकर सेठी, बाल शास्त्री जंभेकर जैसे लोग थे, ठीक है। और साथ साथ वो जो है वो क्या चाहते थे कि जो इंडियन रिलीजियस है चीज़ें हैं उन सबको जो है कहीं ना कहीं वो इवेलुएट करते थे कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें बनी हैं, और फिर उसको इवेलुएट करके लोगों के सामने बताया करते थे, ठीक है। लेकिन प्रार्थना प्रार्थना समाज अगर आप देखो तो थोड़ी सी कम थी, मतलब लेस आइकोनोक्लास्टिक थी। आइकोनोक्लास्टिक यानी जो रीति रिवाजों का जो क्या कहते हैं जो चलन आ रहा है उसको अपोज करने वाले। तो ब्राह्मो समाज जो था वो थोड़ा ज़्यादा रेडिकल था, बट प्रार्थना समाज थोड़ी रेडिकल कम थी, ठीक है। क्यों रेडिकल कम थी? क्योंकि यहाँ पर दो आपको ऐसे दिखेंगे लीडर्स, जो कि एम जी रनाड़े और आर जी भंडारकर। तो ये दोनों लीडर्स ऐसे थे कि जो ये मतलब इसको जो चाहते थे कि ये थोड़ा सा ये जो सेक्ट है ये थोड़ा हिंदुज़्म के अंदर ही रहे, इसलिए ये हिंदुज़्म के बाहर नहीं गया। जैसे कि आप देखोगे ब्रह्मो समाज वाज ओपन टू ऑल द रिलीजन। अगर आपको कभी मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए आया कि प्रार्थना समाज एंड ब्रह्मो समाज में आप डिफरेंशिएट करिए, तो आप प्रार्थना समाज के लिए बता सकते हैं कि इट वॉज लेस रेडिकल, लेस हेरेटिकल, लेस आइकोनोक्लास्टिक एज कम्पेयर टू ब्राह्मो समाज, क्योंकि यहाँ पर कुछ लीडर्स ऐसे थे जो कि इसको चाहते थे कि हिंदू सेक्ट के अंदर ही रखा जाए, ठीक है। वो ऑफ कोर्स ही बात है कि प्रार्थना प्रार्थना समाज के जो लोग थे वो भी क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एम्फोसाइज करते थे, जो कि ब्राह्मो समाज से मिलती जुलती आपको लगेगी, अभी आपको आगे मैं बताऊंगी प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन के बारे में। लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो कि क्या कहते हैं उनसे हटके थी ब्राह्मो समाज के कंपैरिजन में। तो प्रार्थना के जो समाज के जो लोग थे वो बताते थे
कि किस तरीके से जो बताते थे कि आइडिया ऑफ गॉड को जो है किस तरीके से बताते थे कि अगर आप एक दूसरे की सेवा करोगे, उससे जो है क्या कहते हैं आपको जो है अ, उससे जो है आपकी प्रेयर होती, ना कि रिचुअल के द्वारा, ना ही सेक्रीफाइस के द्वारा, ना ही ऑफरिंग के द्वारा, और ना ही सेरेमनीज के द्वारा। और इस तरीके की चीज़ों को वो बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर प्रार्थना समाज की बात की जाए तो वो बताते हैं कि एक सुप्रीम गॉड है और उसको जो है फॉलो करना है, वो उनका फेथ उस पे ही रखते हैं। और प्रार्थना मतलब बताया जाता है कि प्रे करो आप गॉड से, और बाकी सारी चीज़ें जो है, जो इरेशनल चीज़ें होती हैं, जैसे कि इरेशनल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। और आइडल वर्शिप को यानी मूर्ति पूजा को भी जो है ये डिस्कार्ड करते हैं। और वापस जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रह्मो समाज से सिमिलैरिटीज भी है, इनकार्नेशन पे भी वो कोई फेथ नहीं रखते कि ये सब चीज़ें जितनी भी थी, जितने भी गॉड्स थे, वो एक के बाद इनकार्नेशन जो मानते हैं, वो सब पे विश्वास नहीं रखते। और एम जी रनाड़े किस पे फोकस करते थे कि हमें जो है मेडिटेशन करना चाहिए, कंटेम्पलेशन करना चाहिए, और ना कि जो है हमें इनकार्नेशन पे विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। तो वो दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रार्थना समाज जो है वो देखते थे कि ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत और रिलीजन अलग अलग नहीं है। ऑफ कोर्स की बात है, दोनों चीज़ें साथ में चलेगी। तो आपको ऑनेस्टी, काइंडनेस, टॉलरेंस जैसी जो है एस्पेक्ट्स को जो है कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ बताई जाती है कि इर्रेशनल रिलीजियस बिलीफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ऊपर, कि इर्रेशनल रिलीजियस बिलीफ्स को, आइडल वर्शिप को और कस्टम्स को बिल्कुल जो है वो मना करते थे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनके नाम में ही प्रार्थना था, प्रार्थना मतलब होती है प्रेयर, तो वो बस ये बोलते थे कि आप प्रे करो गॉड से कि आपको विजडम मिले, इंटेलिजेंस मिले, मॉरलिटी मिले। और जस्टिस रनाड़े की बात करें, अगर हम बात करें एम जी रनाड़े के वर्ड्स में, तो वो बताते थे कि ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज, 3 वर्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। ह्यूमनाइज, इक्वलाइज एंड स्पिरिचुअलाइज, मतलब आप जो है इंसानियत को फॉलो करो, सबको इक्वालिटी से ट्रीट करो, और फिर आप जो है स्पिरिचुअलाइज हो जाओ, मतलब आप प्रे करो। और एक और बात ये है कि वो बताते थे कि कास्ट और अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से हमें खत्म कर देना है। अब बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए गए उनके द्वारा, जैसे कि ब्राह्मो समाज द्वारा लिए गए थे, वैसे ही इनके द्वारा भी लिए गए। इन्होंने बोला कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है, और उन्होंने नाइट स्कूल्स भी ओपन करी। उसके बाद असाइलम और ऑर्फेनेज भी खोले, जैसे कि पांधरपुर, देहू, अलंडी के अंदर। उसके बाद उन्होंने विमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करा, विमेन चाइल्ड मैरिज, डॉरी सिस्टम के अगेंस्ट भी उन्होंने जो है आवाज़ उठाई। और उन्होंने जो है साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ों पे फ़ोकस किया थ्रू सुबोध पत्रिका। सुबोध पत्रिका एक तरीके की वीकली पीरियडिकल मैगज़ीन थी, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे एम्फसाइज़ किया कि एथिकल बिहेवियर रखना चाहिए और राइटफुल कंडक्ट रखना चाहिए, ठीक है। और साथ-साथ जो है उन्होंने बोला कि जो अनटचेबल होते हैं और जो पुअर होते हैं, उनको जो है आपको सर्विस देना चाहिए। सैटरडे और संडे के दिन उन्होंने स्कूल्स भी खोली, संडे स्कूल्स। और साथ-साथ उन्होंने जो है, क्योंकि एमजी रनाड़े बेसिकली मोस्टली काम कर रहे थे फॉर दी अनटचेबल पीपल। तो आपको इन सब के नाम याद होने चाहिए, सारी पर्सनालिटीज़ के। एम जी रनाड़े, आर जी भंडारकर, जी के गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, तलंग, एन जी चंडावरकर। और ये सब लोग जो हैं वो चाहते थे, मतलब ये सब लोग जो है रेडिकली अपोज नहीं करते थे हिंदू रिलीजन को, लेकिन हिंदू रिलीजन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट 90% वो रिजेक्ट कर देते थे, जैसे कि आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम, इन सब को रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन बाकी चीज़ों को भले ही वो फॉलो करते थे। देखा जाए तो ब्रह्मो समाज और प्रार्थना समाज दोनों भी जो है एक ही गॉड की वर्शिप पे एम्फोसाइज करते थे। और लेकिन प्रार्थना समाज, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि थोड़ा सा जो है लेस लेस जो था रेडिकल था एज़ कम्पेयर टू ब्राह्मो समाज। और साथ-साथ प्रार्थना समाज जो है वो थोड़ा लेट शुरू हुआ एज़ कम्पेयर टू दी ब्राह्मो समाज। लेकिन उसमें जो है प्रार्थना समाज का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया गया वो था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। उसमें उन्होंने क्या काम किया, 1906 के अंदर उन्होंने क्या फाउंड किया, डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया। तो उन्होंने वहाँ पर जो है 30 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले 1913 तक के, ठीक है। और ये जो काम है, साथ में जो है मैसूर प्रेसिडेंसी के एक तेलुगु रिफॉर्मर थे, वीर सलिंगम पंटलू, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, तेलुगु रिफॉर्मर है। तो ये भी जो है क्या कहते हैं, इंस्पायर होकर जो है इस तरीके का मूवमेंट मैसूर प्रेसिडेंसी में भी शुरू करते हैं। अब हमारा ये हो गया, अब हम पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज के बारे में। तो देखिए, ब्राह्मो समाज और प्रार्थना समाज दोनों भी एक ऐसी सोसाइटी थी जो कि एलिट लोगों ने बनाई थी। एलिट मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि जो उनके फाउंडर्स थे वो फॉर्चुनेट इनफ थे कि उनको जो है
एजुकेटेड फैमिली में वो बॉर्न हुए थे और उनकी जो परवरिश वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तरीके से की गई थी। ये उनको इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया था। तो अनलाइक दैम सत्यशोधक समाज जो है वो थोड़ी अलग थी। वो बैकवर्ड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से बनाई गई थी और बैकवर्ड लोगों के लिए बनाई गई थी। तो वो ब्राह्मण सुप्रीमेसी को जो है चैलेंज करते थे। तो इनके जो फाउंडर थे वो थे ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिनको हम पॉपुलरली ज्योतिराव फूले ही कहते हैं। और इनके अंदर जो है जितने भी बैकवर्ड सोसाइटी में जितने भी लोग थे, माली, तेली, कुणबी, सारी और ढंगर, ये सब लोग जो है मिलकर जो है इस सोसाइटी का पार्ट थे। और उनका काम था ज्योतिराव फूले का कि उन सब लोगों को जो है एक साथ लाया जाए और उनको बोला जाए कि आप एजुकेट करो अपने आप को, और जितने भी तरीके के जो अनजस्ट और क्रूअल प्रैक्टिसेस जो उनको मिल रही है देखने को, उनको रिजेक्ट करो। और सत्य मतलब होता है ट्रुथ, और शोधक समाज इसका मतलब होता है कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी। और ये 1873 में फॉर्म हुई थी। और इसका मकसद ये था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि जो कास्ट सिस्टम था उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली थी किसकी, जो लोअर कास्ट पीपल की थी। तो लोअर कास्ट पीपल को सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाने का काम करते हैं। अब ज्योतिराव फुले का हम बात करते हैं कि बैकग्राउंड कैसा था। तो देखिए ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जो मतलब जो बैकग्राउंड था, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन से वो बड़े हुए थे। और वो पैदा हुए थे सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, और एक ऐसी फैमिली में जहाँ पर उनके जो फादर थे और वो फ्रूट बेचा करते थे, फ्लावर बेचा करते थे और फ्लावर उगाया करते थे, इसलिए उन्हें माली भी कहा जाता था। तो फैमिली के कारण उनके जो सरनेम के आगे नाम लिखा गया है ज्योतिराव फूले। तो फूले का जो सरनेम उनके आगे लिखा गया है वो इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो फ्लावर्स का काम करा करते थे। लो कास्ट कम्युनिटी में पैदा हुए थे, तो उस टाइम उनको एजुकेशन का भी डिनायल हो गया था, उनको एजुकेटेड होने का भी जो है कोई हक नहीं था। और उनको जो है सर्व करना पड़ता था अपर कास्ट को। लेकिन उसके बावजूद इतने सारे चैलेंजेस आने के बावजूद उन्होंने जो है मिशनरी स्कूल में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर दिया। और सीनियर एजुकेशन उन्होंने जो है कहाँ पर, स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल पुणे में उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने जब से बड़े हुए तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन फेस किया था। और इसलिए उन्होंने जो है बोला कि नहीं, अब तो मुझे जो है लोअर कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। और जब उनकी एजुकेशन ख़त्म हुई 1847 में, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन आप कह सकते हो, तो उन्होंने जो है उन्होंने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को थोड़ा सा लिया, एग्लिटेरियन फिलोसफीज़ को उन्होंने लिया। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पॉलिसीज़ को भी ले लिया। और उसके अलावा ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट्स की जो पॉलिसीज़ है इंग्लिश की, उसको भी उन्होंने ले लिया। और उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को मिलाकर उन्होंने जो है खुद की जो है चीज़ें बनाई। जैसे कि वो जो है शिवाजी की बायोग्राफी भी पढ़ा करते थे और जॉर्ज वॉशिंगटन की भी चीज़ें पढ़ा करते थे। और उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे जो है थॉमस पेन का जो वर्क था राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, तो थॉमस पेन का वर्क था राइट्स ऑफ मैन, जिसमें बताया जाता है कि हर इंसान को किस तरीके के राइट्स मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों से जो है ज्योतिराव फूले जो है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाते हैं और वो शुरुआत करते हैं अपना मिशन की तरफ। और उनका मिशन ही यही था कि उनको जो लोअर कास्ट पीपल है, विमेन है, चिल्ड्रन है, ऑर्फन है, डेस्टिट्यूट है, उनको जो है क्या कहते हैं, उन्हें उठाना था उनके, क्योंकि वो सोसाइटी में बिल्कुल निचले दर में थे। और उनको जो है अपलिफ्ट करना ही उनका मकसद बन चुका था। और इसलिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी में जो है डिवोट कर दी। और इसलिए जो है उन्हें जो है लोग महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से भी जाने जाते हैं। और ये पहले ऐसे इंडियन है जो कि कास्ट ऑपरेस्ड और वीमेन के लिए जो है लड़ाई करते हैं। क्योंकि इसके बाद आप बहुत सारे आपको लीडर्स देखने को मिलेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वगैरह, लेकिन ये फर्स्ट थे इन टर्म्स ऑफ कास्ट अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। और उन्होंने सत्यशोधक समाज का जो उनका पिलर था वो था रैशनलिज्म और सेल्फ इमेंसिपेशन, ठीक है। तो वो सत्यशोधक समाज में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा था कि कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं फॉर्म की थी, कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं फॉर्म किया था। उन्होंने कहा था कि आपको खुद को सच ढूंढना है, कोई सच आपको जो है आपको ढूंढना है और खुद पता करना है। तो सत्यशोधक का समाज का मतलब ही यही है कि आप सब जो है अपने आप में सच ढूंढो, यही उसका मतलब है। और इसके अलावा लीडर होने के अलावा वो जो है राइटर भी थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, आर्टिकल्स लिखे थे। और वो लोगों को जो है एजुकेट करने की कोशिश करते थे, इंग्लिश एजुकेशन पढ़ने के लिए उन्हें जो है फोकस करते थे। और वो सोशल रिफॉर्मर तो थे ही। और उन्होंने जो है हिम्मत करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा जो कि लोग जो है नहीं लिखते थे।
और उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा, और उसकी उनकी जो बीवी थी, उन्होंने जो है क्या कहते हैं उनकी बीवी को भी जो है एजुकेट करने के लिए जो है एम्फोसाइज किया। सबसे इम्पोर्टेंटली वो ह्यूमन राइट्स को जो है कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करते थे, इसलिए उन्हें जो है हीरो माना जाता था उस टाइम पे, क्योंकि ह्यूमन राइट को प्रोपोगेट करते थे। और उनका जो मूवमेंट था उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, वो हम समझेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जो नॉन ब्राह्मण थे उनको जो ब्राह्मण का जो जाल था, जो हेजिमनी थी, जो डोमिनेंस था, उससे जो है छुटकारा दिलाना उसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉज था। उस टाइम पे वो चाहते थे कि जितने भी तरीके के जो रिचुअल्स है और जो सेरेमनी की जाती है उनको ब्राह्मण के बिना करिए, क्योंकि आज भी आप देखिए कि कोई भी रिलीजियस रिचुअल और सेरेमनी को ब्राह्मण के साथ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का जो एक तरीके का सुप्रीमेसी बनी हुई है उसको चैलेंज करने के लिए वो बोलते थे कि ऐसे कोई भी तरीके के सोशल रिलीजियस आप मत करो चीज़ें जिसमें ब्राह्मण की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और वो साथ साथ जो है वेस्टर्न रैशनलिज्म को यूज़ करते थे, और साथ साथ भक्ति कल्ट जो जैसे कि आपने पढ़ा होगा भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में, तो भक्ति कल्ट को भी यूज़ किया करते थे ताकि वो है प्रमोट कर सके इंडियन रैशनलिज्म को। साथ में जो है वो वेद को डिनाउंस करते थे एज सैक्रोसैंक्ट, मतलब वो बोलते थे कि वेद को कैसा माना जाता था कि सैक्रोसैंक्ट है, मतलब बिल्कुल सच है, जो लिखा हुआ है बिल्कुल सच है। तो वो उसको डिनाई करते थे, वो बताते थे कि ये रिलीजन जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल आपको सच में नहीं मान सकते, आपको रैशनैलिटी के थ्रू देखना पड़ेगा। और आप जो इस तरीके से ब्लाइंडली हर चीज़ को फॉलो करते हो कि जो ब्राह्मण है वो बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, उस चीज़ को आप वो चैलेंज करते थे। साथ साथ जो चतुर्वर्ण सिस्टम है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तरीके से बटा हुआ है, तो उसके लिए वो जो है बिल्कुल अपोज़ करते थे। और साथ-साथ जो है क्योंकि वो खुद जो है लोअर कास्ट से थे, इसलिए वो जो है वो इस चीज़ के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। और इसलिए वो अपने जो साथ के जो एसोसिएट्स थे उनको बोला करते थे कि आप जो है अपनी आवाज़ उठाने में मत डरो। और साथ-साथ वो ये भी बताया करते थे कि आप जो रिचुअल्स हैं और जो ट्रेडिशंस है जो कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं आपका, उसको एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किया करते थे। अब इसी के साथ उन्होंने फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन इकोनॉमिक जस्टिस और फेयरनेस की बातों पे भी एम्फसाइज किया करते थे। उन्होंने जो है एक मतलब मैगजीन शुरू की थी, मैगजीन आप बोल सकते हो, वीकली जर्नल बोल सकते हो, दिन बंधु। तो उन्होंने शुरू की थी नारायण मेघाजी लोखंडे की हेल्प लेकर, जो कि उनके एक क्लोज एसोसिएट थे। और वो इस पर्टिकुलर मैगजीन में जो है लोग जो है अपने खुद के व्यूज डाल सकते थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर और सोशल जस्टिस के ऊपर, ठीक है, ताकि एक्सप्लॉइटेड क्लास जो है अपना खुद का जो है व्यूज जो है एक्सप्रेस कर सके। और इसलिए जो है क्या कहते हैं जो शूद्र और अति शूद्र जो लोग थे, उन सब के लिए जो है एक तरीके का प्लेटफॉर्म निकाह बनाया जा रहा था, ताकि वो लोग जो है अपनी आवाज़ जो है उठा सके। और ये ये जितने भी लोग जो है क्या कहते हैं जो कि विमेन हुई, जितने भी लोग जो है दबाए गए थे, वो सप्रेस पीपल थे, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश जो है इन्होंने की। और इंडिया की फर्स्ट एवर गर्ल्स स्कूल सोचिए ओपन की गई थी 1848 में बाय ज्योतिबाई फूले, ठीक है। तो ज्योतिबाई फूले जो है उनकी जो है क्या कहते हैं वाइफ है ज्योतिराव फूले की। और इसलिए जो है क्या कहते हैं उनके द्वारा जो है ये स्कूल खोली गई थी 1848 में। उसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है क्या कहते हैं फैलाना अबाउट सोशल इविल, उसके साथ साथ विमेन जो कि एक्सप्लॉइट की गई है, विक्टिमाइज की गई है, उनके लिए फैसिलिटीज़ खोलना, और अति शूद्र और शूद्र के लिए काम करना, ये सब उनका काम था, ठीक है। और जो बाकी सारी चीज़ें कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स लाने का भी काम जो इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाना, इनबैंकमेंट बनाना। तो मतलब कहीं न कहीं एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम पे मेजरली एग्रेरियन सोसाइटी थी इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। और वो साथ में ये बताते हैं कि जिस तरीके से वेद के अंदर जो मैरिज करने का तरीका बताया गया है कि ब्राह्मण को बुलाएँगे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ेगा, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और बोलते हैं कि सिंपल मैरिज करनी है, इनएक्सपेंसिव करनी है, बिना खर्च करे, और ब्राह्मण को नहीं बुलाना है। और वो साथ-साथ जो है सिंपल मैरिज, सार्वजनिक सत्य धर्म, मतलब बोलते हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैरिज करनी है, और सब लोग खुद ही जो है पार्टिसिपेट कर सकें मैरिज में, ना कि जिस तरीके से वैदिक मैरिज सेरेमनी होती है जो कि सिर्फ ब्राह्मण करते हैं, उस तरीके की मैरिज नहीं चाहिए। वो और बताते हैं कि जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स पे जो हैवी टैक्स इम्पोज था, तो उनको बोलते थे कि तुम पे इतना हैवी टैक्स लगाया जा रहा है, आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाओ।
साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए भी काम करते रहते थे, क्योंकि उनको रूरल इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और इसलिए कहीं न कहीं वो चाहते थे कि जो रूरल सेक्टर है और जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो एक प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज़ बन सके, इसलिए वो उस पे काम करते थे। लिबर्टी और इक्वालिटी पे वो फॉलो करते थे। और वो बोलते थे कि बिना किसी गुरु के, बिना किसी टेक्स्ट के आपको जो है, आपको ट्रुथ ढूँढना है, ठीक है? ट्रुथ को ढूँढने के लिए वो हिंदुइज़्म को जो है, क्या कहते हैं, रिजेक्ट करते थे, लेकिन धर्म को रिजेक्ट नहीं करते थे। धर्म मतलब रिलीजन को रिजेक्ट नहीं करते थे। वो हिंदुइज़्म को रिजेक्ट करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि आपको खुद को जो है रिलीजन के बारे में एक्सप्लोर करना है, इंक्वायरी करनी है और अलग-अलग टेक्स्ट को पढ़ना है, ठीक है? और साथ-साथ वो बताते थे कि किस तरीके से जो है लो मतलब वो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर और रिलीजियस सारी चीज़ों पे फ़ोकस करते थे। और उस टाइम पे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी कि जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे उससे कहीं न कहीं टैक्सेस से जो है टेम्पल्स बनाती थी, टेम्पल को ग्रांट देती थी, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है? उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये बात कि है ना, क्या कहते हैं, टेम्पल्स बनवाए जाए वो भी पुअर पीपल के पैसों से, तो इसलिए वो उनको भी जो है कहीं न कहीं रिजेक्ट करते थे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ऊपर बताया, उनकी वाइफ़ का नाम मैंने गलत बताया, सावित्री बाई फुले था। और सावित्री बाई फुले और दोनों ने मिलकर जो है, क्या कहते हैं, स्कूल ओपन की थी। दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पे है उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपना लाइफ का मिशन ये बना लिया था कि उनको पुअर को सर्व करना है, लो कास्ट को सर्व करना है, विमेन को सर्व करना है और साथ-साथ उनको जो है अवेयरनेस फैलानी है और ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को चैलेंज करना है। तो दोनों भी, उनकी जो बीवी है और वो दोनों भी मिलके जो है काम किया करते थे। और साथ-साथ हिंदुइज़्म को क्रिटिकली जो है वो, क्या कहते हैं, क्रिटिकली रिजेक्ट करते थे। और इसकी वजह से उनको कोई भी तरीके का जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। और उनको बोला जाता है कि आप ब्रिटिशर्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो, आप क्रिश्चियनिटी की तरफ इंक्लाइन हो। इस तरीके की बातें बोलकर उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सत्यशोधक समाज जो है एक ऐसा पहला इंस्टीट्यूशन था जिसमें लोग जो है, जो जो कॉमन लोग हैं और जो पुअर लोग हैं, उनको प्लेटफ़ॉर्म मिला कि अपने व्यूज़ को जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। और जो दोनों ने मिलकर जो है काम किया, जितना भी काम किया दोनों ने मिलकर, जो उनकी वाइफ और उन्होंने, वो बाकी लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनको जो है अपोज भी किया। और क्योंकि ये मैंने आपको भी बताया कि जिस तरीके से ब्राह्मो समाज और प्रार्थना समाज थे, तो दोनों भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हिंदुज़्म की तरफ थोड़े से टिल्टेड थे, इन द सेंस, क्योंकि वो कहीं न कहीं हर चीज़ को जो है रिलेट करना चाहते थे हिंदुइज़्म से। लेकिन जो ज्योतिबा फुले थे वो बिल्कुल क्रिटिकल थे। और वो है ना, ब्राह्मण्स के, अपर कास्ट के, और वो जो है हिंदुइज़्म को डिनाई करते हुए वो ट्रुथ सीकिंग सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब आपको ट्रुथ ढूँढना है, उस चीज़ पे वो एम्फसाइज़ करते हैं। और इसी के बाद जो है हमारा जो है सत्यशोधक समाज का जो है, ये हमारा जो है टॉपिक ख़त्म होता है। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ये टॉपिक, हमारा जो हमारा चैप्टर है, ये इनकम्प्लीट है, आधा हुआ है, आधा बचा है। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू एक्सप्रेस एंड आस्क, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। So let's meet in the next video. Till then, bye and happy learning.